गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंसुलिन के रोल की बात कर रहे थे। इसमें हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स में इसका क्या रोल है। इसी रोल की इंसुलिन के बारे में आगे बात करते हैं। ग्लूकोज दो मोजन के मध्य लीवर से निकलता रहता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि लीवर को ग्लूकोज सर्कुलेटिंग ब्लड में रिलीज करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज है वो पैनक्रियाज को प्रेरित करती है इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करने के लिए। इंसुलिन के सिक्रीशन कम होने से ग्लाइकोजन जो स्टोरेज होता है वो उसका ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बंद हो जाता है और लीवर के द्वारा ग्लूकोज का ग्रहण करना रुधिर से ब्लड से बंद हो जाता है। ग्लूकोज का इंसुलिन की कमी से एंजाइम फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। जो ग्लूकोज फॉस्फेटेज एंजाइम है ये इंसुलिन के द्वारा इनहिबिट होता है, रोका जाता है। इसकी इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लूकोज फॉस्फेटेज कार्य नहीं करता है। अब जबकि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज फॉस्फेटेज सक्रिय हो जाता है और ये सक्रिय होने के बाद में इसको ग्लूकोज को अलग कर देता है ग्लाइकोजन से और जो मुक्त या फ्री ग्लूकोज होता है ये रुधिर में पहुंच जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो लीवर है ब्लड से ग्लूकोज को जो रिमूव करता है भोजन खाने के बाद और वापस लीवर रिटर्न कर देता है ब्लड को जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन दो भोजन के मध्य रुधिर में कम हो जाता है। इंसुलिन जो एक्सेस या अधिक ग्लूकोज होता है इसको फैटी एसिड्स और में बदलता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को लीवर में इनहिबिट करता है या रोकता है। जब ग्लूकोज की क्वांटिटी या मात्रा जो कि लीवर सेल्स में होती है वो अधिक हो जाती है और ग्लाइकोजन के स्टोरेज के रूप में नहीं हो सकती है या लीवर के मेटाबॉलिज्म में इसका उपयोग नहीं हो सकता है, तब ये इंसुलिन इस एक्सेस ग्लूकोज को फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। ये जो फैटी एसिड्स हैं ये ट्राइग्लाइसराइड के रूप में पैक हो जाते हैं और ये ट्राइग्लाइसराइड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में के रूप में होते हैं और ये इस तरह ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके परिवहन होकर एडिपोज टिश्यू में वसा के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी रोकता है। ये रोकने का कार्य जो लीवर के एंजाइम्स में है, एंजाइम्स जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का कार्य करते हैं उनको रोकने से होता है। इस कुछ भाग इस एक्शन का कुछ भाग इंसुलिन के द्वारा भी होता है जो कि मसल से अमीनो एसिड के रिलीज को कम कर देता है और दूसरे लीवर के अलावा दूसरे ऊतकों से भी कम कर देता है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। रोल ऑफ इंसुलिन इन स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स में जो फैट का स्टोरेज होता है उसमें इसका इंसुलिन का क्या रोल होता है
इंसुलिन के दो आवश्यक प्रभाव होते हैं जो कि एडिपोज सेल्स में वसा के स्टोर करने में कार्य करते हैं। पहला प्रभाव है इंसुलिन जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है, इसके एक्शन को रोकता है। ये जो एंजाइम है ये ट्राइग्लिसराइड के हाइड्रोलाइसिस का कार्य करता है जो कि फैट सेल्स में पहले से स्टोर होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एडिपोज सेल्स से फैटी एसिड्स बाहर नहीं निकल पाते हैं बाहर रुधिर में। दूसरा कार्य है इंसुलिन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट को प्रेरित करता है फैट सेल्स में, जैसा कि ये मसल सेल्स में करता है। इस ग्लूकोज का कुछ भाग फैटी एसिड्स के बनाने में क- का कार्य करता है और कुछ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनाता है। ये जो सब्सटेंस है, पदार्थ बनता है ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड से मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण करता है जो कि एडिपोज सेल्स में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। इसका अर्थ है जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं होता है तो स्टोरेज इसका फैटी एसिड्स का जो स्टोरेज है ये ब्लॉक हो जाता है। इंसुलिन की कमी प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल और लिपिड फॉस्फोलिपिड कंसंट्रेशंस को बढ़ा देती है। जो फैटी एसिड्स के अधिकता होती है, एक्सेस होती है रुधिर में, इंसुलिन डेफिशिएंसी या कमी में ये लीवर में फैटी एसिड्स का फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। ये दो जो प्रोडक्ट बनते हैं फैट मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन की कमी से, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये जो दोनों चीज़ें हैं फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स, ये साथ में अधिक ट्राइग्लिसराइड्स जो कि लीवर में बनते हैं, ये रुधिर में डिस्चार्ज हो जाते हैं या उपस्थित हो जाते हैं लाइपोप्रोटीन्स के रूप में। कभी कभी जो प्लाज्मा की लिपोप्रोटीन्स होती हैं ये 3 गुना बढ़ जाती हैं इंसुलिन की अनुपस्थिति में, जिससे कि प्लाज्मा के अंदर लिपिड्स की कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाती हैं। जो नॉर्मल 0.6% होती है, ये जो हाई लिपिड कंसंट्रेशन होती है, लिपिड कंसंट्रेशन में भी कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन, ये प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन पीपल विद सीरियस डायबिटीज। क्योंकि इंसुलिन की कमी सीरियस डायबिटीज वालों में ज़्यादा होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का अर्थ है जो आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना। इसका अर्थ है कि इंसुलिन की कमी से आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जम जाती है और अगर कोरोनरी आर्टरीज जो कि अपने हार्ट को ब्लड लेके जाती हैं, इनमें प्रोटीन्स ये कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो समस्या आप लोग जानते हो, हार्ट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस स्टोरेज का प्रमोट करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके शुरू के कुछ घंटों में जब न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की अधिक मात्रा उपस्थित होती है ब्लड के अंदर, तब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स ये टिश्यूज में स्टोर होते हैं। इसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ये जो प्रोटीन स्टोरेज है इसका मैकेनिज्म ग्लूकोज स्टोरेज की अपेक्षा इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया है। इसके कुछ तथ्य इस प्रकार हैं।
इंसुलिन जो है स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स सेल्स के अंदर जाने के लिए। और अमीनो एसिड्स में भी जो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हैं अमीनो एसिड्स वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन। ये अमीनो एसिड्स ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्रोथ हार्मोन की तरह ही होती है, जिससे कि अमीनो एसिड्स का अपटेक या ग्रहण करना कोशिकाओं द्वारा बढ़ जाता है। इंसुलिन मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन को बढ़ा देते हैं। ट्रांसलेशन से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स बढ़ती हैं, जिससे कि नई प्रोटीन्स बनती हैं। एक अनएक्सप्लेन्ड वे में इंसुलिन टर्न्स ऑन द राइबोसोमल मशीनरी, और राइबोसोमल की जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है ये उसको ऑन कर देता है। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, जो इसकी इंसुलिन की एब्सेंस में राइबोसोम्स काम करना, वर्क कब बंद कर देते हैं, जिसको कहते हैं ऑफ सिस्टम। इसका अर्थ है कि इंसुलिन की उपस्थिति में ऑन सिस्टम होता है, अनुपस्थिति में ऑफ सिस्टम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। लंबे समय अवधि के बाद इंसुलिन एक सिलेक्टेड डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रेरित करता है कोशिकाओं के केंद्रक में, जिससे कि आरएनए की मात्रा बढ़ जाती है और नई प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिससे कि नए एंजाइम्स बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के स्टोरेज को प्रेरित करते हैं। इंसुलिन प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन के टूटने को रोकता है, जिससे कि कोशिकाओं से अमीनो एसिड्स के बाहर जाने की दर है वो, या रेट है, कम हो जाता है। इसमें भी विशेष तौर पर पेशी कोशिकाओं या इन मसल सेल्स में। लीवर के अंदर इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस की दर को कम कर देता है। ये जो एंजाइम्स ग्लूकोनेयोजेनेसिस करते हैं, ग्लूकोनेयोजेनेसिस होती है अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना, तो ऐसे एंजाइम्स को रोक देते हैं, तो कार्य नहीं करने देते हैं, जिससे कि ग्लूकोनेयोजेनेसिस नहीं हो पाती है। समरी के अंदर देखेंगे हम, इंसुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और इसके डिग्रेडेशन या अपघटन को रोकता है। इंसुलिन की कमी प्रोटीन का डिप्लीशन करती है और प्लाज्मा अमीनो एसिड्स बढ़ा देती है। जो जितना भी प्रोटीन का स्टोरेज है, जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं होता है तो ये रुक जाता है और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है और बहुत सारी मात्रा अमीनो एसिड्स की रुधिर में पहुंच जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर या रुधिर के अंदर अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन या मात्रा बढ़ जाती है। ये अधिक अमीनो एसिड की मात्रा या तो एनर्जी के लिए यूज होती है या इससे ग्लूकोज बन जाती है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये जो इसका अमीनो एसिड्स का डिग्रेडेशन या अपघटन होता है, ये अधिक यूरिया एक्सक्रीशन करता है। यूरिन में ज़्यादा यूरिया बनने लग जाता है क्योंकि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। इस कारण यूरिन के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसे कहते हैं प्रोटीन वेस्टिंग। ये एक डायबिटीज़ का सीरियस इफेक्ट है। इससे कि एक्सट्रीम वीकनेस हो सकती है और ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो प्रभावित हो सकते हैं।
क्योंकि अमीनो एसिड्स कम होने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक्स।